आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। व्यापारी और उद्योगपति एक मंच पर, राजनांदगांव में चैम्बर अधिवेशन का आयोजन। वित्त मंत्री ने नई व्यापार नीतियों का किया ऐलान। हाईवे सुरक्षा की नई पहल, 22 सुपर मॉडर्न पेट्रोलिंग वाहन सेवा में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी। जर्जन भवन में रंग रोगन का सवाल, तोड़ने से पहले मरम्मत। सीएमएचओ परिसर में प्रशासनिक उलझन। रानीसागर तालाब कचरे में डूबा, दुकानदार दिन भर का कचरा तालाब में डाल रहे, कार्रवाई की जरूरत। बेटियों की सुरक्षा पर गरजता समाज, राजनांदगांव में महिलाओं के अधिकार की पुकार, सड़कों पर कानून की मांग। जिले भर की मेडिकल दुकानों ने 20 मई को पूरे दिन ताले लगा दिए, लेकिन यहां बंद सिर्फ दुकानें ही नहीं थी बल्कि दवा व्यापारियों की जागरूकता की गूंज भी बन गई। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर हुए राष्ट्रव्यापी बंद का असर खैरागढ़, गंडई और छुई खदान में भी साफ दिखा। दवा व्यापारी अवैध ई फार्मेसी, ऑनलाइन दवा बिक्री और प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी के विरोध में सड़कों पर उतरे। उनका कहना है कि बिना पर्चे की बिक्री और नकली दवाइयां अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गई है। शाम 4 बजे इतवारी बाजार स्थित शीतला मंदिर से दवा व्यापारियों ने बाइक रैली निकाली। रैली बख्शी मार्ग, गोल बाजार, जयस्तंभ चौक होते हुए अटल चौक तक पहुंची और रास्ते में ऑनलाइन दवा बिक्री बंद करो और नशीली दवाइयों से देश को बचाओ जैसे नारे गूंजते रहे। हालांकि इस दौरान जिला दवा विक्रेता संघ ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी कर जरूरतमंदों की दवाइयां उपलब्ध करवाई ताकि मरीजों को असुविधा ना हो। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज जो हम बाइक रैली निकाले हैं यहाँ पर, आज जो ऑनलाइन के माध्यम से जो दवाइयाँ बेची जा रही है और कॉर्पोरेट घराने के माध्यम से जो भारी भरकम डिस्काउंट देकर जो दवाइयाँ दे रही है, लगभग देश में 12.5 लाख केमिस्ट व्यापार कर रहे हैं और भारत एक छोटे और बड़े सब लोगों का देश है। तो जो छोटे व्यापारी जो इसमें जुड़े हुए हैं दवा व्यापार से, उनका व्यापार बहुत ज़्यादा इस ऑनलाइन के कारण से प्रभावित हो रहा है और ऑनलाइन के माध्यम से जो अनुचित दवाइयाँ जो नहीं पहुंचना चाहिए मरीजों तक, वह भी दवाइयाँ ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच रही है। बिना पर्ची के, जो पर्ची AI के जरिए या बिना डॉक्टर के, वहाँ पे पता तो नहीं रहता कौन डॉक्टर बैठ रहे हैं, वो बिना डॉक्टर के पर्ची वहाँ पे बनाकर दवाइयों को भेज रहे हैं, क्योंकि आम लोगों के स्वास्थ्य को बहुत खतरा है। शहर का मशहूर मिठाई हब मानव मंदिर अचानक विवादों के घेरे में आ गया है। ग्राहक प्रकृति सिंह ने आरोप लगाया कि उन्होंने होटल से खरीदी गई आम और दूध की मिठाई का डिब्बा खोलते ही तेज बदबू ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया। प्रकृति सिंह ने बताया कि उन्होंने मिठाई घर ले जाकर सुरक्षित रखी, लेकिन अगले दिन डिब्बा खोलते ही हालात देखकर उन्हें झटका लगा। जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराने होटल का रुख किया तो वहां का स्टाफ उनकी बात सुनने के बजाय उल्टा उन पर ही आरोप लगाने लगा। महिला ने दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया, जिससे होटल परिसर में हंगामा खड़ा हो गया। इस घटना के बाद खैरागढ़ फूड सेफ्टी यूनिट तुरंत मौके पर पहुंची और न केवल शिकायतकर्ता की मिठाई बल्कि होटल में रखे अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल भी जब्त कर लिए। लैब रिपोर्ट आने तक शहर में मिठाई प्रेमियों की नजरें बेचैनी से खैरागढ़ के इस चर्चित होटल पर टिकी है। प्रकृति सिंह ने कहा है कि वह स्तनपान कराने वाली मां है और अगर खराब मिठाई से बच्चे की सेहत पर असर पड़ता तो गंभीर समस्या हो सकती थी। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर है, जो तय करेगी कि मानव मंदिर की मिठाई कितनी सुरक्षित है। जिले में डायल 112 फेज 2 नेक्स्ट जेन सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक YP सिंह, कलेक्टर और जिला पंचायत अध्यक्ष ने नई इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के मुताबिक जिले को अब अत्याधुनिक तकनीक से लैस 4 नई ERV वाहन प्राप्त हुए हैं। इन वाहनों में GPS ट्रैकिंग, मोबाइल डेटा टर्मिनल और लोकेशन बेस्ड सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। अधिकारियों ने बताया कि डायल 112 सेवा के माध्यम से पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित विभिन्न आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे एक ही नंबर पर उपलब्ध रहेंगी। पुलिस विभाग ने आमजन से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत डायल 112 पर संपर्क करें और इस सेवा का लाभ उठाए।
राजनांदगांव के ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित सचिव और सह सचिव पद के शपथ ग्रहण समारोह के आमंत्रण पत्र को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। खास बात यह है कि आमंत्रण कार्ड में पूर्व राज परिवार से जुड़े राजा साहब का नाम और तस्वीर कहीं नजर नहीं आई। वैष्णव समाज इस कदम से खास नाराज है। राजनांदगांव में तमाम जगह जो है वो राजगामी संपदा के माने जाते हैं और ये जगह महंत राजा दिग्विजय दास, महंत राजा सर्वेश्वर दास और वैष्णव समाज के इन वरिष्ठों के द्वारा दिया गया है। बताया जाता है कि वर्षों पूर्व राजनांदगांव में कई सारी चीजें स्थापित की गई थी जो कि देन था महंत राजा दिग्विजय दास की। उनकी जमीन पर कई सारी चीजें बनी, कई सारी स्कूलें बने, शिक्षा के क्षेत्र पर काम किया, वहीं और अनेकों क्षेत्र पर भी काम किए। लेकिन आज एक ऐसे मामला सामने में आया है जहां पर महंत राजा दिग्विजय स्टेडियम जो है वो दिग्विजय स्टेडियम के कुछ पद को लेकर सचिव और सह सचिव के पद को लेकर के एक आमंत्रण कार्ड छपवाया गया, जिस पर महंत राजा दिग्विजय दास के ही तस्वीरें और उनका नाम विलुप्त नजर में आया, जिसके बाद पूरा का पूरा वैष्णव समाज आक्रोशित है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि वैष्णव समाज जो है वो लगातार विरोध कर रहा है और अपनी विरोध जता रहा है कि आखिरकार जब वैष्णव समाज के प्रमुख दिग्विजय दास जी जो है वो अपनी पूरी संपत्ति, अपना पूरा जमीन सरकार को दे सकती है, तो सरकार के लिए, सरकार के पक्ष में काम करने के लिए यहाँ जो जिम्मेदार बैठते हैं, जो पदभार ग्रहण करते हैं, उन्हें ये नाम विलुप्त कर देना बड़ा ही अशोभनीय माना जाता है, जिसके विरोध में न्याय की गुहार लगाते हुए समाज अब सामने में आया है। और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महंत राजा दिग्विजय दास जो दिग्विजय स्टेडियम है उस समिति पर जब आमंत्रण कार्ड छपवाया गया तो आखिरकार क्यों उनके नाम को विलुप्त रखा गया है। समाज के बुजुर्गों का कहना है कि दिग्विजय स्टेडियम का इतिहास सीधे तौर पर राज परिवार से जुड़ा है और वर्षों से हर बड़े आयोजन में राजा साहब का सम्मान पूर्वक उल्लेख किया जाता रहा है। ऐसे में शपथ ग्रहण के आमंत्रण से उनका नाम और फोटो गायब होना समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। कुछ लोगों का तो यह मानना है कि यह खेल एक कार्ड का ही छपाई त्रुटि नहीं बल्कि परंपरा और सम्मान की अनदेखी है। समाज के प्रतिनिधि आयोजन समिति के से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं और भविष्य में इस तरह की गलती दोहराई ना जाए इसकी सुनिश्चितता चाहते हैं। शहर में इस मुद्दे पर चर्चाओं का दौर तेज हुआ है और लोग सोशल मीडिया और स्थानीय बैठकों में भी इस पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। अब सभी की नजरें दिग्विजय स्टेडियम समिति पर है कि वे इस विवाद का क्या समाधान पेश करते हैं। वैष्णव समाज लगातार सालों से राजा साहब की जो धरोहर है, वैष्णव राजाओं की जो धरोहर है, राजनांदगांव रियासत जो है वैष्णव राजाओं की रियासत रही है और उसके संरक्षण की व्यवस्था जो है शासन करती, जिसको राजगामी संपदा का नाम दिया गया। अब राजगामी संपदा में वैष्णव लोगों की भागीदारी हो, यह हमारी बहुत वर्षों से मांग चली आ रही है। आज भी सरकार ने वैष्णव समाज के लोगों की वहाँ भागीदारी नहीं करके अध्यक्ष के किसी दूसरे व्यक्ति को बना दिया। हम लोगों ने उसका भी विरोध किया और आज जब जैसे स्टेडियम में, ये स्टेडियम जो है महंत श्री राजा दिग्विजय दास के नाम से, आप कार्ड उठा के देखेंगे तो उसमें दिग्विजय दास हमारे महंत राजा साहब की ना फोटो है और उनके नाम के आगे कोई भी ऐसा श्री या राजा साहब या महंत जी कहीं नहीं लिखा गया है। किल्लापारा स्थित गोपीनाथ मंदिर इन दिनों भक्तों की भव्य उपस्थिति से सराबोर है। स्वर्गीय भावना श्रीवास्तव की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित 7 दिवसीय महाशिव पुराण कथा ने पूरे नगर को शिवमय बना दिया है। शाम 4 बजे से 7 बजे तक चल रही कथा में हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और वातावरण में भक्ति की लहर साफ महसूस की जा सकती है। कथा स्थल पर विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की। कथावाचक रुपेश कृष्ण शास्त्री ने रुद्राक्ष की महिमा, वीरभद्र के प्रकोप और सती पार्वती के जन्म और विवाह जैसे प्रसंगों का भावपूर्ण एवं रोमांचक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि रुद्राक्ष भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है, जबकि वीरभद्र की कथा अहंकार विनाश का संदेश देती है। श्रद्धालु कथा सुनते सुनते भजनों पर झूम उठते और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठता है। इस दौरान भक्तों की भक्ति इतनी प्रगाढ़ नजर आई कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खैरागढ़ नगरीय जीवन शिव के चरणों में समा गया हो। वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।
कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। बच्चों को अच्छे संस्कार और सर्वांगीण विकास देना भविष्य की मजबूत नींव रखने जैसा है। इसी उद्देश्य से संत आशाराम बापू प्रति प्रेरित योग वेदांत सेवा समिति बाल संस्कार विभाग राजनांदगांव ने 18 से 24 मई तक 7 दिवसीय आवासीय विद्यार्थी शिविर आयोजित किया। आपको बता दें, शिविर में 250 से ज्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं। छात्रों के लिए मोहारा स्थित संत आश्रम और छात्राओं के लिए ममता नगर स्थित सत्संग भवन में यह कार्यक्रम रखा गया। इसके अलावा आसपास के जिलों के बच्चे भी इस शिविर का लाभ उठा रहे हैं। शिविर में बच्चों को जप ध्यान, प्राणायाम, योगासन, माता पिता का आदर, परीक्षा में अच्छे अंक पाने के तरीके, महापुरुषों के जीवन के बारे में जानकारी, आध्यात्मिक, खेल और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाले अभ्यास सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा खेल प्रतियोगिताएं और भजन प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों में भी बच्चों ने भाग लिया। बाल संस्कार विभाग के प्रभारी संजय साहू ने कहा कि बचपन में दिए गए अच्छे संस्कार बच्चों का भविष्य तय करते हैं। बापू की प्रेरणा से आयोजित यह शिविर बच्चों में अच्छे संस्कार का बीजारोपण करता है और उन्हें सशक्त जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। आने से फायदे होते हैं, लेकिन नानी गांव और आदि जगह घूमने से फायदे नहीं होते। यहाँ आने से बुद्धि का विकास होता है और बाहर जाने से बुद्धि का विकास नहीं होता। यहाँ आने से ये सात्विक वातावरण है। जब यहाँ लोग आते हैं तो यहाँ से घर जाने का मन नहीं करता। यहाँ पे बहुत चीजें सिखाते हैं, चुटकुली भी बताते हैं, ज्ञानवर्धक बातें भी बताते हैं और पूज्य बापूजी की सत्संग भी सुनाते हैं। और ना यहाँ पे मतलब परीक्षा में अंक कैसे प्राप्त करना है, आगे चलकर क्या बनना है और आदि चीज बहुत चीज बताते हैं। और हाँ, तो वैसे तो मुझे 4 साल हो गए आते हुए और बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ आके कुछ अच्छा कर रहा हूँ जिससे मेरा आगे का जीवन अच्छा होगा, ना कि अभी का बस एक समर वेकेशन अच्छा होगा। इसके कारण मैंने बहुत अपने अंदर बदलाव देखे हैं, जैसे कि मेरा परसेंटेज अच्छा आने लगा, मैं एकाग्र होने लगा, मेरी पढ़ाई में अच्छी ध्यान होती है और स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ शारीरिक यहाँ वो कराते हैं, योगासन कराते हैं और खेल खिलाते हैं। राजनांदगांव की सड़कों पर आज एक आवाज गूंजी। जो वह आवाज थी उन बेटियों की जो हर रोज सुरक्षित जीवन के हक के लिए संघर्ष कर रही है। शहर के लोधी समाज और जीवनदान सेवा संस्था ने मिलकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। हाथों में तख्तियों और बैनरों के साथ प्रदर्शनकारी शहर के बीचों बीच एक संदेश लेकर उतरे। अब बस नहीं, सख्त कानून चाहिए। उनके शब्दों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहा था। पदाधिकारियों का कहना था कि जब तक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक बेटियों को सुरक्षा के सपने अधूरे ही रहेंगे। प्रदर्शन में महिलाओं, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भीड़ ने सरकार से स्पष्ट मांग की। सिर्फ नारे नहीं बल्कि कदम और कानून चाहिए। लोगों का कहना था कि स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक जगह अब सुरक्षित नहीं है और अपराधियों में कानून का डर पैदा करना जरूरी है। आज हमारे जो समाज और अन्य समाज की जो बेटियों के साथ जो घटना हो रही है, कहीं पे मर्डर हो रहा है, कहीं पे बलात्कार हो रहा है। अभी कांकेतरा में 2 साल पहले 4 साल के बच्चे के साथ जो बलात्कार हुआ था और चिचोला में जो 13 साल के जो बच्चे के साथ जो समाज के ही अन्य समाज के लोग मिल के उसको ले जाके बिलासपुर के पास उसको रेलवे ट्रैक में मर्डर करके फेंक दिए थे। अभी जो महीना भर पहले एक जो टाकम की लड़की जो भिलाई में पढ़ रही थी, बीएड कर रही थी, उसके साथ भी मर्डर भी हो गया। तो हम शासन, प्रशासन और पूरा न्याय व्यवस्था को हम एक आवेदन दे रहे हैं और रैली के माध्यम से पूरा कलेक्टर के महोदय के पास जाएंगे और वहाँ पे कि कानून व्यवस्था भी सुधरे। एक कांड होता है, दूसरा कांड भूल जाता है। तो हम चाहते हैं कि शासन और प्रशासन और पूरा व्यवस्था, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम न्याय मांगने आए हैं कि रेप करने वाले और मर्डर करने वालों को सख्त से सख्त फांसी की सजा या तो बीच चौराहे में जिंदा जलाने की सजा दी जाए। आपकी मांग पूरा नहीं हुई, आप आगे क्या करेंगे, बस और आगे मोर्चा निकालेंगे। बस ऐसी लड़ाई करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेंगे। तब हम भी हार नहीं बैठेंगे। 2020 से हम भी लड़ रहे हैं।
ये तो प्रदेश में हर जगह बेटियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे मामले आ रही है। इसी को लेके सभी गांव वाले को जागरूक करके पीड़ित परिवार के साथ में जीवन दान सेवा संस्था ने आज ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। और इस निर्णय के बाद में अपन ये चाह रहे कि हर गांव वाले को जगाएंगे, हर परिवार को जगाएंगे, ताकि प्रदेश में दुष्कर्म और हत्या मामले पर रोक लगाएं, करे से करे कानून बने। क्योंकि न्याय व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है उसके कारण आज अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है और जिस तरह से अपराध बढ़ते क्रम में उसमें अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। राजनांदगांव के पुष्प वाटिका इलाके के पास स्थित रानी सागर तालाब अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं रह गया है, बल्कि कचरे का बड़ा अड्डा बन गया है। दरअसल चौपाटी और आसपास के दुकानदार दिन भर का कचरा सीधे तालाब में डाल रहे हैं। तालाब का किनारा पूरी तरह कचरे से ढक गया है और पानी भी गंदे कचरे की वजह से प्रदूषित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो यह स्थल स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। स्थानीय समुदाय और पर्यावरण प्रेमी अब मांग कर रहे हैं कि कचरा फेंकने पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ के व्यापारी और उद्योगपति एक मंच पर यह दृश्य शायद ही रोज देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जिला इकाई ने अपने अधिवेशन में ऐसी ही रौनक दिखाई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। इस अधिवेशन में जिले के व्यापारी, उद्योगपति और चैम्बर के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। चर्चा का विषय सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि आर्थिक भविष्य, टैक्स नीतियां और स्थानीय बाजार की वर्तमान स्थिति भी रहा। व्यापारियों ने सीधे तौर पर अपनी चुनौतियों और सुझाव अतिथियों के सामने रखे। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि व्यापारी वर्ग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उनके सहयोग के बिना विकास की गति संभव नहीं। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार उद्योग और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है और व्यापारियों के हित में नई नीतियां बनाई जा रही है। कार्यक्रम का खास पल तब आया जब चैम्बर के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अधिवेशन के अंत में सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर व्यापारी के हितों के लिए काम करने का संकल्प लिया। दरअसल राजनांदगांव के इस अधिवेशन ने यह संदेश दिया कि व्यापार केवल लाभ कमाने का साधन नहीं बल्कि समाज और प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देता है। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस कार्यक्रम में राजनांदगांव में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में हम सब लोग उपस्थित हुए और चैम्बर ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ व्यापारी साथियों के अवेयरनेस के लिए, राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार के साथ एक उचित संवाद स्थापित करने की दृष्टि से हम सब ने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दृष्टि से मैंने सरकार की ओर से स्पष्ट किया कि कोई भी व्यापारी जब काम करता है तो उसमें कोई छोटी मोटी जो त्रुटियां होती हैं उसको इग्नोर करने के लिए विभिन्न विभाग पूरी तरह से तैयार हैं। जो बड़े गड़बड़ियां करते हैं 1-2% लोग, वैसे ही लोगों पर कार्रवाई की जाए। इस तरह की बात को हमने मजबूती के साथ रखा है। राजनांदगांव में हाईवे सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को अब और तेजी मिली है। जिले को मिले 22 अत्याधुनिक हाईवे पेट्रोलिंग और आपातकालीन सेवा वाहन आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस अवसर पर वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। प्रदेश स्तर पर अब तक 400 से अधिक हाईवे पेट्रोलिंग वाहन राज्य की सड़कों की सुरक्षा में तैनात है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पहले ही प्रदेश के अन्य हिस्सों में इन वाहनों को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद आज राजनांदगांव में भी यह सुविधा शुरू हो गई। आपको बता दें, इन नई हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों के शामिल होने से सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण, तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया और नागरिक सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया, ये वाहन सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए नहीं बल्कि सड़क हादसों और आपातकालीन स्थितियों में तत्काल मदद पहुंचाने के लिए भी अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। यह राजनांदगांव को हाईवे सुरक्षा के मामलों में राज्य के अग्रणी जिलों में खड़ा करेगा। छत्तीसगढ़ में 112 आपातकालीन सेवा के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों पे हरी झंडी दिखा करके छत्तीसगढ़ में लगभग 400 से अधिक एम्बुलेंस 112 को है रवाना किया गया था, जिसके तहत में आज राजनांदगांव जिले को कुल 22 112 की जो गाड़ियां हैं, आपातकालीन सेवा गाड़ियां हैं, वो मिली है। जिसके बाद आज राजनांदगांव पे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष निवास पर हरी झंडी दिखा करके इन 22 गाड़ियों को रवाना किया गया है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के लिए एक सुखद अवसर, जब 112 करीब पूरे संभाग में 45 गाड़ियाँ और राजनांदगांव जिले में जो 13 गाड़ी का मिला है, तो निश्चित रूप से
एक नंबर सबोबर 112 एक नंबर से सारे समाधान होंगे। कहीं भी अग्नि की दुर्घटना हो गए, आग जल गया, कहीं चोरी हो गई, कहीं डकैती हो गई, कहीं पे रोड साइड पे एक्सीडेंट हो गया, इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइज करना है। अन्य इस प्रकार के आकस्मिक सभी प्रकार के घटनाओं के लिए ये पूरे प्रदेश में 400 गाड़ियां लगातार सक्रिय रहेंगी, हॉस्पिटल से संपर्क रहेगा और इनको हर दृष्टि से वो मोबाइल रहेंगे। राजनांदगांव में स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ परिसर में आज अजब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। प्रशासन जर्जर भवन को खाली कर नए निर्माण की तैयारी कर रहा है, लेकिन वही पुराने रेड क्रॉस भवन में अभी भी रंग रोगन और मरम्मत का काम जारी है। सवाल यह उठता है कि जब भवन को तोड़ा ही जाना है तो जनता के पैसे से इसे सुधारने का क्या तुक है। जानकार बताते हैं कि सीएमएचओ कार्यालय का पुराना भवन बारिश के पानी में रिसाव, दीवारों और प्लास्टर गिरने जैसी समस्याओं से भरा पड़ा है। परिसर में जलभराव की समस्या भी बनी रहती है, जिससे कर्मचारियों और आम जनता की सुरक्षा पर गंभीर खतरा है। प्रशासन ने इसे देखते हुए विभागों को गौरवपथ स्थित पुराने नर्सिंग हॉस्टल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। हालांकि कुछ विभागों का स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, कुष्ठ रोग विभाग, वाहन शाखा, एमआर शाखा, स्थापना शाखा, पेंशन शाखा और फूड विभाग अभी भी पुराने जर्जर भवन में संचालित हो रहे हैं। शिफ्टिंग के दौरान कुछ एसी और उनके बाहरी यूनिट गायब होने की चर्चा भी है, लेकिन विभाग ने अब तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अब सवाल यह उठता है कि जब पूरे परिसर को तोड़कर नए भवन के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, तो फिर पुराने भवन में मरम्मत और रंग रोगन का काम क्यों और किसके आदेश पर हो रहा है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।